हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर 4 कोऑर्डिनेटर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 4 है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पेज नंबर 94 99 टू 102 कवर करेंगे। पेज नंबर 99 टू 102 हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक है कोऑर्डिनेटर विद इक्वल साइड लेंथ। हमने पढ़ रखा है कि स्क्वायर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं। क्या स्क्वायर के अलावा और भी कोई कोऑर्डिनेटर है जिसमें ऑल साइड इक्वल होती है? यहाँ मैं एक कोऑर्डिनेटर बना रही हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए। ये एक कोऑर्डिनेटर है, ये एक कोऑर्डिनेटर है और मैं कह रही हूँ कि इस कोऑर्डिनेटर में ऑल साइड इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो क्या मैं इसको स्क्वायर बोल सकती हूँ? इस कोऑर्डिनेटर को मैं स्क्वायर नहीं बोल सकती, हालांकि इसमें ऑल साइड इक्वल और पैरेलल है, फिर भी क्योंकि यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं वे 90 डिग्री के नहीं है। तो ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें जरूरी नहीं हो कि ऑल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के हो, उसे हम रोम्बस कहते हैं। ऑल साइड इक्वल और पैरेलल तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के हो, उसे हम कहते हैं रोम्बस। तो अ कोऑर्डिनेटर इन विच ऑल द साइड हैव द सेम लेंथ इज अ रोम्बस। अब हमने ये तो समझ लिया कि रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो। अब हम रोम्बस के एंगल्स के बारे में समझेंगे कि रोम्बस में जो एंगल्स होते हैं वह किस तरह से होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी रोम्बस को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। अब हम क्या करते हैं, एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं। पहले तो हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। एक रोम्बस हमने बना लिया है, इसको हम नाम दे देते हैं GAME नाम दे दिया हमने इस रोम्बस को। और हमने क्या करा, ये इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर दी। अब ये डायगोनल ड्रॉ करने से हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल गए, GAE और MAE, दो ट्रायंगल हमें मिल गए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंसीडर अ रोम्बस, कंसीडर अ रोम्बस GAME। हमने एक रोम्बस कंसीडर कर लिया GAME। और EA क्या है इसमें, EA इज अ डायगोनल। ये क्या है, एक डायगोनल है। और इस दिस वे वी गेट टू ट्रायंगल, दिस वे वी गेट टू ट्रायंगल, टू ट्रायंगल। एक तो है ट्रायंगल GAE और दूसरा है एंड ट्रायंगल MAE। इस तरह से हमें ये दो ट्रायंगल मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को यूज करके जानना चाहेंगे कि एक रोम्बस में जो एंगल्स बनते हैं वे किस तरह से बनते हैं। आप दो ट्रायंगल देख पा रहे हैं इस रोम्बस में, देखिए। एक ट्रायंगल तो हमें मिल रहा है GAE, एक ट्रायंगल तो हमें मिल रहा है GAE, कुछ इस तरह। और दूसरा ट्रायंगल हमें मिल रहा है MAE कुछ इस तरह से, MAE कुछ इस तरह से। हम चाहें तो इन्हें सेपरेट भी बना सकते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल तो है हमारे पास GAE कुछ इस तरह से, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है MAE कुछ इस तरह से। तो ये तो है GAE और ये है MAE। अब हम क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल GAE की बात करते हैं। तो लिखते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल GAE, इन ट्रायंगल GAE। इसको जरा हाईलाइट कर लीजिए, जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं उसे थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए। अब ट्रायंगल GAE में आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल GAE में साइड GE जो है वो साइड GA के इक्वल है। साइड GA के इक्वल है क्योंकि ये रोम्बस की साइड है। साइड GE किसके इक्वल है, साइड GA के, क्योंकि ये रोम्बस की साइड है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि साइड GE जो है वह इक्वल है साइड GA के, क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस है, ये साइड्स ऑफ रोम्बस है। क्लियर हुआ आपको? और मैं क्या कहती हूँ कि इसमें एंगल देखिए, इस ट्रायंगल में एंगल कितने बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो मैं कह रही हूँ एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल है। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
इसमें दो साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं और बेस साइड पे जो एंगल बनता है ये इसका बेस है, तो बेस साइड पे जो एंगल बनते हैं उनका मेजरमेंट इक्वल होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल है। और इसको कैसे समझ सकते हैं भाई, ये एक क्या है, रोम्बस है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है। इस तरह से अपोजिट साइड रोम्बस में पैरेलल होती है। और ये जो डायगोनल है इस रोम्बस में, ये किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। इन दो पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। तो सेम साइड पे जो एंगल बनते हैं ना, सेम साइड पे जो भी एंगल बनते हैं उनका मेजरमेंट इक्वल होता है। अभी हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सेम साइड पे जो एंगल बन रहे हैं उनका मेजरमेंट इक्वल होगा। तो उस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि एंगल 2 इन ट्रायंगल GAME में मैं कह रही हूँ कि एंगल 2 जो है वह इक्वल है एंगल 3 के, क्योंकि ये क्या है, GAME with GAE is a isosceles ट्रायंगल है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और मैं कैसे कह रही हूँ, when transversal TRANSVERSAL when transversal intersect when transversal intersect parallel lines and the angles formed on the same side are equal। अब आप देखिए कि भाई इस ट्रायंगल में तो हमने देखा कि भाई ये दो एंगल इक्वल है और ये दो साइड भी इक्वल है। अब हम ट्रायंगल MAE की बात करते हैं। इन ट्रायंगल MAE ट्रायंगल MAE में आप क्या देख रहे हैं भाई, आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल MAE में आप क्या देख रहे हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। साइड EM क्या है, साइड MA के इक्वल है, तो लिख लीजिए आप साइड EM इक्वल टू साइड MA। साइड EM इक्वल है साइड MA के। और ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आप देख रहे हैं ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये बेस है, तो बेस पे जो एंगल बनेंगे उनका मेजरमेंट इक्वल होगा। अगर ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है, तो एंगल और 4 एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरह से अगर ये एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है और इसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल अपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे सेम साइड पे जो एंगल बनाएगी उनका मेजरमेंट भी इक्वल होगा, तो एंगल और 4 और 5 इक्वल होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और यहाँ पे यही वाला स्टेटमेंट हम वापस लिख देंगे कि NAE इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। MAE इज अ की जगह एन लिखिए, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और क्या लिख सकते हैं, व्हेन ट्रांसवर्सल इस स्टेटमेंट को लिखना है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन, द एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड आर इक्वल। अब आप देखिए, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही इजीली हो जाएंगे। मैं कहती हूँ ट्रायंगल GAE, इन ट्रायंगल GAE एंड ट्रायंगल MAE, है ना। ट्रायंगल हम ले रहे हैं, कौन कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं GAE
और ले रहे हैं हम एंड ट्रायंगल एमए, ये दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं। अब इन दो ट्रायंगल में आप देखिए कि साइड जीई जो है वो साइड एमए के इक्वल है, देख रहे हैं? साइड जीई जो है, साइड जीई जो है वो साइड एमए के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि साइड साइड जीई जो है वह इक्वल है साइड एमए के। इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें पता पड़े यहाँ पे हमने क्या क्या किया है दो रोम्बस के एंगल्स फाइंड करने के लिए। तो आप देखिए साइड जीई जो है वो साइड एमए के इक्वल है, और आप क्या देख रहे हैं कि साइड जीए जो है वो साइड ईएम के इक्वल है। ये दो ट्रायंगल की तो बात कर रहे हैं हम। साइड जीए जो है वो साइड ईएम या फिर एमई के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइड 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 जीए जो है, साइड जीए जो है वो इक्वल है साइड एम ई के, है ना? तो साइड एम ए के इक्वल है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे क्या है साइड जीई जो है वो साइड एम ए के इक्वल है, यहाँ ए आएगा। और यहाँ क्या है साइड जीए जो है वो साइड ई एम के इक्वल है, साइड ई एम के इक्वल है। और क्या देख रहे हैं आप कि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ई ए कॉमन है। और क्या देख रहे हैं ई ए जो है वह कॉमन है। तो हमने क्या देखा कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, एसएसएस कंडीशन बन रही है। तो हम क्या कह सकते हैं ट्रायंगल जीएई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एएमएई के बाय एसएसएस कंडीशन। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो भाई यहाँ पे सारे एंगल भी एक दूसरे के साइड तो इक्वल है ही, साइड तो इक्वल हो गई एसएसएस कंडीशन से। अब यहाँ पे जितने एंगल होंगे वह भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, जैसे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए तो इससे क्या पता पड़ता है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड भी एंगल इक्वल होता है। तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, सेम ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी x होगा। और अगर ये एंगल x है, इस ट्रायंगल में ये एंगल x है तो ये भी x होगा। और ये एंगल अगर y है, ये वाला एंगल अगर y है तो ये भी y होगा। तो हमने क्या समझा कि हमने ये समझा, इस तरह से हमने ये समझा कि जो एंगल एंगल 2 है, अब दोनों ट्रायंगल में हम कह रहे हैं कि एंगल 2 जो है वह इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। और इसी तरह से हम कह रहे हैं कि एंगल 3 जो है वह इक्वल है एंगल 5 के। और इसी तरह से हम कह रहे हैं कि एंगल 1 जो है वह इक्वल है एंगल 6 के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर एंगल 1 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। और इसके अलावा हम और ये तो इस ट्रायंगल में हमने ये प्रूव कर ही दिया है कि एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल है। इसीलिए हमने दोनों ट्रायंगल को सेपरेट भी पहले समझने की कोशिश करी। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, ये तो हमने दोनों ट्रायंगल में प्रूव कर ही दिया कि एंगल 2 और 3 इक्वल है, एंगल 4 और 5 इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या समझ पा रहे हैं अब रोम्बस के एंगल के लिए? हम ये समझ पा रहे हैं कि रोम्बस में एंगल जो होते हैं अपोजिट एंगल वो इक्वल होते हैं। एंगल 1 और एंगल 6 इक्वल है तो अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और साथ में ये बाइसेक्ट भी हो रहे होते हैं। इक्वल तो होते ही हैं, साथ में बाइसेक्ट भी हो रहे होते हैं, तभी तो एंगल 2 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। तो एंगल अपोजिट एंगल रोम्बस में इक्वल होते हैं और साथ में बाइसेक्ट भी होते हैं। अब एक रोम्बस है हमारे पास एक रोम्बस है कुछ इस तरह से, एक रोम्बस है और आपको एक साइड एक एंगल बता दिया गया है कि ये 50 डिग्री का है और उसमें एक डायगोनल बनी है कुछ इस तरह से। अब आपको बाकी के एंगल फाइंड करने हैं कि उनका मेजरमेंट क्या होगा, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है। हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्राइटेरिया यूज करके, जिसमें एसएसएस कंडीशन को हमने यूज किया और क्लियर किया कि रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है। रोम्बस के एंगल को हमने डिडक्शन 9 में समझा, जिसमें हमने पढ़ा कि रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल जो होती है वो रोम्बस की जो डायगोनल होती है वो एंगल को बाइसेक्ट करती है। ये सब हमने डिडक्शन 9 में क्लियर कर लिया। अब हम एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें एक एंगल 50 डिग्री का है, तो बाकी के एंगल का मेजरमेंट क्या होगा?
ये जो प्रॉपर्टी हमने रोम्बस की पढ़ी वह आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं 12 सेंटीमीटर साइड वाला एक रोम्बस बनाऊँगी जिसमें 50 डिग्री का एंगल हम बनाएँगे। एक एंगल हम लेंगे 50 डिग्री का। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ 12 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम 12 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे स्केल को यूज़ करके। आपको आता ही होगा, आप 8th क्लास के बच्चे हैं तो 12 सेंटीमीटर की लाइन तो आप बना ही लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से आप 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसको नाम दे दीजिए ए एंड बी। ए बी नाम दे दीजिए और ये है 12 सेंटीमीटर की। अब हमें ए पॉइंट के ऊपर 50 डिग्री का एंगल बनाना है। प्रोटेक्टर आप लीजिए, प्रोटेक्टर का सेंटर रखिए ए पॉइंट पे और प्रोटेक्टर की इस लाइन को ओवरलैप कर दीजिए ए बी लाइन के ऊपर, इस तरह से। तो प्रोटेक्टर का सेंटर रखा ए पॉइंट पे और इस लाइन को प्रोटेक्टर की लाइन को ओवरलैप किया और 50 डिग्री हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब आपको क्या करना है ए पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। ए पॉइंट को और इस मार्क को जॉइन कर देना है आपको। ए पॉइंट और इस मार्क को हमने जॉइन कर दिया कुछ इस तरह से। अब आपको पता है कि ये रोम्बस है, इसमें ऑल साइड इक्वल है ए, तो ए वर्टेक्स पे 50 डिग्री का एंगल हम बना चुके हैं। ये रोम्बस है, इसमें ऑल साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या है? अगर ये साइड 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर मार्क कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे हमारा और कंपास और पेंसिल लेंगे और 12 सेंटीमीटर पहले तो हम ले लेंगे अपने कंपास में। कंपास और पेंसिल से 12 सेंटीमीटर ले लेंगे और 12 सेंटीमीटर क्या करेंगे, यहाँ से ही ले लिया हमने 12 सेंटीमीटर और यहाँ मार्क कर दिया। एक मार्क हमने यहाँ लगाया। इस लाइन को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर की है इसलिए। अब एक आर्क हम यहाँ क्योंकि रोम्बस है, ऑन साइड इक्वल है, तो यहाँ से एक आर्क हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा। एक आर्क हमें यहाँ से यहाँ भी लेना पड़ेगा। अब बी पॉइंट से भी एक आर्क ले लीजिए आप। समझ पा रहे हैं ना आप? इसलिए क्योंकि ऑल साइड 12 सेंटीमीटर की रखनी है इसलिए इस तरह से हमने आर्क बना लिए। अब हमें क्या करना है, इनको जॉइन कर देना है। इस आर्क को इस आर्क से जॉइन कर दीजिए आप इस तरीके से। ये दोनों आर्क आप जॉइन कर दीजिए और इन दोनों और ये वाला आर्क और बी पॉइंट को भी आप जॉइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से हमें एक रोम्बस मिल गया जिसमें ऑल साइड 12 सेंटीमीटर की है और ए वर्टेक्स पे 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है एंड ये भी 12 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई इन रोम्बस ABCD हम क्या देख रहे हैं, इन रोम्बस ABCD हम क्या देख रहे हैं रोम्बस ABCD में, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं ABC एंड D और हम क्या करते हैं डी भी एक डायगोनल भी बनाएंगे यहाँ पे, तभी तो हम प्रूव करेंगे कि एंगल बाइसेक्ट भी होते हैं। डायगोनल एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और जो डायगोनल होती है वो एंगल को बाइसेक्ट भी करती है। तो इन रोम्बस ABCD हम क्या देख रहे हैं, DB इज डायगोनल। DB क्या है, DB है डायगोनल है। DB क्या है, अब आप देखिए एंगल ए क्या है, एंगल ए आपका है 50 डिग्री, तो एंगल सी क्या होगा भाई, एंगल सी आपका क्या होगा, एंगल सी आपका होगा अगर एंगल ए 50 डिग्री है तो एंगल सी भी होगा 50 डिग्री क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ रोम्बस। एक रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसलिए एंगल ए अगर 50 डिग्री है, एंगल ए अगर 50 डिग्री है तो एंगल सी भी 50 डिग्री ही होगा। एंगल डी फाइंड करना है। अब देखिए ये एक रोम्बस है जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। तो ये वाली जो पैरेलल साइड्स है ना, ये क्या करती है, इन दो पैरेलल साइड को इंटरसेक्ट जब करती है तो इंटीरियर एंगल बनते हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। अब यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, इनका सम 180 डिग्री होता है। जब ऐसा किसमें होता है, उन्हीं उसी कोऑर्डिनेटर में होता है जो पैरेलल लाइन से बनते हैं।
पैरेलल लाइन से बनते हैं, उन्हीं कोऑर्डिनेटर में ऐसी कंडीशन बनती है कि ये वाला एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री, ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री, ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री। तो रोम्बस में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि ये अगर 50 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये 50 है तो ये क्या, अगर x है तो 50 और x को आप ऐड कर दीजिए तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है रोम्बस के अंदर। अब आप देखिए कि मैं यहाँ पे डी फाइंड कर सकती हूँ, इसका मतलब डी कैसे फाइंड करेंगे हम। आप देखिए कि मैं कह सकती हूँ कि एंगल ए जो है प्लस एंगल डी जो है वो 180 डिग्री है। क्यों कह रही हूँ, ऑन पैरेलल लाइन व्हेन ट्रांसवर्सल कट पैरेलल लाइन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री। व्हेन ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करती है तभी ऐसा होता है, ये ध्यान रखना। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करती है तब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। व्हेन ट्रांसवर्सल cut पैरेलल लाइन जब ट्रांसवर्सल कट करती है पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री। समझ गए आप। अब आप देखिए, अगर ये एंगल ए 50 डिग्री का है तो एंगल डी आपको फाइंड करना है, और ये 180 है दोनों मिलके। एंगल डी फाइंड करना है, 180 माइनस 50 इक्वल एंगल डी कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। एंगल डी हमें कितने डिग्री का मिल गया, एंगल डी हमें 130 डिग्री का मिल गया। अब आप देखिए कि एंगल डी, जो डायगोनल डी भी है वो एंगल डी को दो एंगल में डिवाइड कर रही है। एक एंगल तो आप देख रहे हैं ये बन रहा है, और एक एंगल आप देख रहे हैं ये बन रहा है, और आपको पता है कि ये एंगल क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि डायगोनल डी बी बाइसेक्ट एंगल डी, है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायगोनल डी बी, यहाँ हम लिख सकते हैं कि डायगोनल डी बी है, डी बी बाइसेक्ट एंगल, बाइसेक्ट कर रही है एंगल डी को। डायगोनल डी बी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल डी को। तो लेट बाइसेक्टेड बी एक्स। लेट लेट बाइसेक्टेड एंगल्स बी एक्स। ये जो बाइसेक्टेड एंगल है, डायगोनल डी जो है, ये एंगल जो डायगोनल डी बी है वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। और हम मान लेते हैं बाइसेक्टेड एंगल क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स, ये दोनों ही एक्स होंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट है। तो ये एक्स है, बाइसेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, ये एक्स तो ये भी एक्स। तो बाइसेक्टेड एंगल अगर एक्स और एक्स है तो ये किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। और x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x, और एंगल डी 130। तो x इक्वल 130, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपको आता ही होगा कि यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो एंगल x जो है, जो हमने यहाँ माना है, इसको एंगल x, ये दो बाइसेक्टेड एंगल है, इनको हमने एंगल x माना है, तो ये 65 और 65 डिग्री के हो गए, क्योंकि एंगल x की वैल्यू क्या आ रही है, 65 डिग्री आ रही है। अब भाई एंगल बी कितने डिग्री का होगा, एंगल बी होगा 130 डिग्री का, क्योंकि आपको पता है अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं रोम्बस में। तो एंगल बी कितने डिग्री का होगा, एंगल बी इक्वल 130 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ a rhombus are equal।
पूरा ही लिख दिया है हमने। ठीक है, अब आप देखिए भाई एंगल बी जो है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डायगोनल डी बी बाइसेक्ट एंगल बी, है ना, बाइसेक्ट एंगल बी। अब एंगल तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं डायगोनल डी बी, डायगोनल डी बी बाइसेक्ट एंगल बी, लेट एंगल बी बी एक्स। एंगल बी क्या है? लेट बाइसेक्टेड एंगल्स बी एक्स। तो भाई बाइसेक्टेड एंगल हमने एक्स मान लिया है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स इक्वल क्या है? एंगल बी के। ये हो गया 2x, ये हो गया 130, तो x इक्वल क्या हो गया? 130/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 65 आ गई। तो यहाँ पे ये जो एंगल बी बाइसेक्ट हो रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, डायगोनल डी बी एंगल बी को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये भी एंगल 65 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 65 डिग्री का ही होगा। क्लियर हुआ आपको? तो हमने और अच्छे से क्लियर कर लिया कि रोम्बस में जो एंगल्स होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल जो होती है वो एंगल्स को बाइसेक्ट कर देती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। एंगल बी हम ऐसे भी फाइंड कर सकते, यहाँ पे बाइसेक्टेड एंगल हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि ऑन पैरेलल लाइन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल आर इक्वल। ऑन पैरेलल लाइन सेम पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से भी आप इसको बता सकते हैं कि ये अगर 65 है तो ये भी 65 है, ये भी 65 है तो ये भी 65 है। मैंने आपको इस तरीके से बताया है। अब हमने ये तो समझ लिया कि ट्रांसवर्सल, जब एक रोम्बस है और इस रोम्बस के अंदर ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल अपनी सेम साइड पे जो एंगल बनाती है वे इक्वल बनाती है। ये एंगल और ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। अब अल्टरनेट अपोजिट एंगल किस तरह से बनते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। हम दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हम बनाएंगे GA, एक लाइन तो हम बनाएंगे GA और दूसरी लाइन हम बनाएंगे ME। क्या बताने जा रही हूँ अभी आपको पता पड़ जाएगा। ये दो पैरेलल लाइन हम बनाएंगे, इन दो पैरेलल लाइन पे हम एक ट्रांसवर्सल बना देंगे EA, इस तरह से एक ट्रांसवर्सल बना देंगे EA। और आपको पता है ये जो ट्रांसवर्सल है ये अल्टरनेट, इस पैरेलल लाइन पे जो अल्टरनेट अपोजिट एंगल बनेंगे वह इक्वल बनेंगे। तो इस तरह से जेड बनता है ना, जब दो पैरेलल लाइन पे जब डायगोनल इस तरह से जेड बनाती है तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि GA जो है वो क्या है? पैरेलल है EM के। ये तो आप देख ही रहे हैं GA EM के पैरेलल है। और EA क्या है? EA क्या है? ट्रांसवर्सल है। और अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है। अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आप देखिए, अब इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, दो पैरेलल लाइन और बनाती हूँ। एक तो मैंने बनाई GE, एक मैंने बनाई GE और दूसरी मैंने बना दी ME, दूसरी मैंने बनाई ME। अब इन दो पैरेलल लाइन से मैंने ट्रांसवर्सल निकाली EA, इस तरह से ट्रांसवर्सल निकाली। अब ये जो ट्रांसवर्सल है इन दो पैरेलल लाइन पे, ये जो ट्रांसवर्सल है ये भी अल्टरनेट अपोजिट एंगल जो बनाएगी वे इक्वल बनाएगी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो जब भी इस तरह से जेड कंडीशन बन रही हो, जेड बन रहा हो, तो इसका मतलब क्या होता है? सेम साइड वाले एंगल भी इक्वल होते हैं और अल्टरनेट अपोजिट एंगल भी इक्वल बनते हैं। तो आप देखिए कि GE क्या है? GE पैरेलल है, GE पैरेलल है AM के, GE AM के पैरेलल है।
और ई ए क्या है? ट्रांसवर्सल है। ई ए क्या है भाई? ट्रांसवर्सल है। और अल्टरनेट अपोजिट एंगल क्या है? अपोजिट एंगल्स क्या है? आर इक्वल है। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपसे, मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि एक रोम्बस जो कि कुछ इस तरीके से बनता है, इस रोम्बस में ये जो डायगोनल होती है ना, ये ट्रांसवर्सल का काम करती है और ये डायगोनल सेम साइड वाले एंगल तो इक्वल बनाती है, साथ में अल्टरनेट अपोजिट एंगल भी इक्वल बनाती है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। अब हमने रोम्बस को काफी कुछ पढ़ा, समझा। क्या रोम्बस की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से मिलती है? तो देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से काफी मिलती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। रोम्बस में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, साइड में ऑल साइड इक्वल होती हैं। और रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। रोम्बस में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, पैरेललोग्राम में भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। तो हम रोम्बस और पैरेललोग्राम के रिलेशन को एक वेन डाय रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इनके रिलेशन को एक वेन डायग्राम बना के बताएंगे। तो वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। रिलेशन बिटवीन पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर यूजिंग बाय वेन डायग्राम। हम पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर के रिलेशन को वेन डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो देखिए ये एक ओवल सर्कल मैंने बनाया है। इस ओवल सर्कल में जितनी भी शेप है वह सब पैरेललोग्राम कहलाएंगी। ये सब क्या कहलाएंगे? पैरेललोग्राम कहलाएंगे। अब देखिए कि इस ओवल सर्कल में एक ब्लू सर्कल है, ये रेक्टेंगल को शो कर रहा है। ये रेड सर्कल है, रोम्बस को शो कर रहा है। और ये ब्लू सर्किल और रेड सर्किल के बीच में ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, ब्लू सर्किल और रेड सर्किल के बीच में, ये स्क्वायर को शो कर रहा है। अब ये जो वेन डायग्राम मैंने इस तरह बनाया है तो क्यों बनाया है ये आप समझिए। एक रेक्टेंगल के पास पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हमने रेक्टेंगल को ब्लू सर्किल में रखा। इसी तरह से एक रोम्बस में भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हमने रेड सर्किल में रख दिया। क्या मैं एक रेक्टेंगल को रोम्बस बोल सकती हूँ? मैं एक रेक्टेंगल को रोम्बस नहीं बोल सकती, क्योंकि भाई रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड इक्वल होती है जबकि रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है। तो एक रेक्टेंगल को रोम्बस नहीं बोल सकते। एक रोम्बस को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा होता है। जरूरी नहीं है 90 डिग्री का एंगल बने, लेकिन रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है। इसलिए एक रोम्बस को भी हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग सर्किल में रखा है। अब एक स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल बोल सकती हूँ क्योंकि स्क्वायर के पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, और स्क्वायर को मैं रोम्बस भी बोल सकती हूँ क्योंकि इसके पास रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है। तो स्क्वायर को हमने रेक्टेंगल के अंदर भी रख दिया, रेक्टेंगल के अंदर भी रख दिया, रोम्बस के अंदर भी रख दिया और पैरेललोग्राम के अंदर भी रख दिया। इस तरह से वेन डायग्राम बना के हमने इन तीनों चारों के रिलेशन को बताया है। अब देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं। आपने डायगोनल के बारे में पढ़ा, रोम्बस की डायगोनल के बारे में पढ़ा कि रोम्बस की जो डायगोनल होती है वह क्या करती है, एंगल्स को बाइसेक्ट कर देती है। यहाँ पे वर्टेक्स पे जो एंगल बनते हैं उनको बाइसेक्ट कर देती है, इतना तो हमने समझ लिया। और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे डायगोनल जो एंगल बनाती है, यहाँ पे ये जो एंगल बनते हैं ये किस तरह से होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। डिडक्शन 10, व्हाट वी से अबाउट द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ कहा गया है कि रोम्बस की डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट पे जो एंगल्स बनते हैं उनका मेजरमेंट क्या होता है। जी ए एम ई रोम्बस है, डायगोनल है ई ए और जी एम। ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है डायगोनल, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं, तो इन एंगल्स का मेजरमेंट क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लिख लेते हैं इन रोम्बस जी ए एम ई, इन इन रोम्बस जी ए एम ई। हम क्या देख रहे हैं इसमें? हम देख रहे हैं डायगोनल है ई ए, डायगोनल डायगोनल है ई ए एंड और क्या है डायगोनल जी एम है। ये दो डायगोनल है इसमें। और हम यहाँ क्या करते हैं,
ये ओ वर्टेक्स पे, ओ पॉइंट पे जो एंगल बनेंगे उनका मेजरमेंट क्या होगा ये जानने के लिए 2 ट्रायंगल लेते हैं। एक तो लेंगे जीईओ और दूसरा लेंगे एमईओ। यहाँ पे मैंने सेपरेट बना दिया है जीईओ और एमईओ। आपको हाइलाइट करके बता देती हूँ दोनों ट्रायंगल कौन-कौन से 2 ट्रायंगल ले रहे हैं हम। ओ पॉइंट पे एंगल बनेंगे उनका मेजरमेंट क्या होगा ये जानने के लिए 2 ट्रायंगल ले रहे हैं। एक तो जीईओ और दूसरा ले रहे हैं एमईओ। दूसरे ले रहे हैं एमईओ। ये 2 ट्रायंगल हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ मैंने आपके लिए सेपरेट भी बना दिए हैं दोनों ट्रायंगल। अब आप देखिए हम लिख लेते हैं वी यूज़ ट्रायंगल जीईओ एंड एमईओ। वी यूज़ ये मैं रेड पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। वी यूज़ ट्रायंगल जी ई ओ एंड ट्रायंगल एम ई ओ। ये 2 ट्रायंगल हम यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखिए ट्रायंगल जीईओ में आप देख रहे हैं कि एंगल जी जो है वो एंगल एम के इक्वल है। ट्रायंगल जीईओ का एंगल जी और ट्रायंगल एमईओ का एंगल एम एक दूसरे के इक्वल है। क्योंकि आपको पता है कि रोम्बस में डायगोनल जो होती है वो एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये तो आपको पता ही है। साथ में आपको ये भी पता है कि रोम्बस की अपोजिट एंगल जो होते हैं वे इक्वल होते हैं। एक रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो जी के अपोजिट क्या है? एम है। तो यहाँ पे जी और एम एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एंगल जी जो है वह इक्वल है एंगल एम के, क्योंकि अपोजिट एंगल angles are equal in a rhombus। अब आप देखिए अब मैं कहूँ कि साइड जीई जो है वो साइड एमई के इक्वल है, क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है। एंगल जी एंगल एम के इक्वल है, एंगल जी एंगल एम के इक्वल है और साइड जीई साइड एमई के इक्वल है। यहाँ पे साइड जीई साइड एमई के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइड जीई जो है वह इक्वल है साइड एमई के। क्यों कह रही हूँ मैं? ऑल साइड इक्वल इन अ रोम्बस। ऑल साइड इक्वल होती है रोम्बस में। ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों साइड एक दूसरे की इक्वल है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि एंगल ई, इस ट्रायंगल का एंगल ई और इस ट्रायंगल का एंगल ई कॉमन है। ट्रायंगल जीईओ और ट्रायंगल एमईओ के ये दोनों एंगल कॉमन है। तो मैं क्या कह सकती हूँ? एंगल ई जो है वह क्या है? कॉमन है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डायगोनल क्या करती है? एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो डायगोनल है ये इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ लिख लेते हैं डायगोनल बाइसेक्ट एंगल्स। इसलिए एंगल ई क्या है? कॉमन है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कैसे? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यहाँ पे वर्क कर रहा है। एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी आप देखिए एंगल साइड एंगल। तो मैं कह सकती हूँ कि ट्रायंगल ट्रायंगल जी ट्रायंगल जीईओ ट्रायंगल जीईओ कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल जीईओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एमईओ के बाय एंगल साइड एंगल कंडीशन बन रही है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो फिर हम अब ओ पॉइंट पे आते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ये ओ पॉइंट पे जो एंगल बनेंगे, ओ पॉइंट पे जो एंगल बनेंगे वह भी तो एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ये एंगल x है तो ये भी x ही होगा
और आप देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑन पॉइंट ओ हम क्या कह सकते हैं, इन ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल जीईएम आप अच्छे से लिख लीजिए चाहे तो, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जीईओ, इन ट्रायंगल जीईओ एंड ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल एमईओ ऑन पॉइंट एम, हम क्या देख रहे हैं, ऑन ऑन पॉइंट या ऑन पॉइंट एम, ऑन पॉइंट ओ हम क्या देख रहे हैं, ओ पॉइंट पे, ऑन पॉइंट ओ एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, क्लियर हो रहा है आपको। अब देखिए x और x 2x बन गए इक्वल 180 डिग्री, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 180 अपॉन 2, तो x इक्वल हमें कितना मिल जाएगा, x इक्वल हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल x कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया भाई, एंगल x कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ओ वर्टेक्स पे ये दो एंगल तो 90 डिग्री के हैं, इस ओ पॉइंट पे ये दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के हैं। अब बाकी के एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल है, ये कितना होगा भाई, ये 90 है, तो ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये भी 90 होगा। अब ये और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके भी तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो आपने क्या समझा, हमने ये समझा कि डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट पे जो एंगल्स बनते हैं वे 90 डिग्री के होते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको। अब आप देख रहे हो कि रोम्बस में जो डायगोनल होती है, एक डायगोनल तो शॉर्ट होती है और एक डायगोनल लॉन्ग होती है। आप देख रहे हैं कि डायगोनल जीएम की लेंथ ज्यादा है डायगोनल ईए की, तो इससे ये पता पड़ता है कि बोथ डायगोनल इक्वल नहीं होती रोम्बस में, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट हो रही होती है। अब इन दो ट्रायंगल से हम ये तो प्रूव कर सकते हैं कि डायगोनल जीएम जो है वो बाइसेक्ट हो रही है। हम कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है कि जो जीओ है वो ओएम के इक्वल है, जीओ जो है वो ओएम के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, रेड पेन से लिख लेती हूँ, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जीईओ, जीईओ एंड ट्रायंगल एमईओ, आप क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल में कि जीओ जो है वो ओएम के इक्वल है, जीओ जो है, जीओ, जीओ जो है वो किसके इक्वल है, ओएम के इक्वल है, जीओ ओएम के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीओ इक्वल ओएम, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जीओ और ओएम को प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, जीएम। तो डायगोनल ऑफ तो इससे क्या पता पड़ता है, डायगोनल जीएम, डायगोनल जीएम जो हो रही है वो क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है, डायगोनल जीएम बाइसेक्टेड, ये बाइसेक्ट हो रही है, डायगोनल जीएम बाइसेक्ट हो रही है। अब मैं कहूँ कि डायगोनल ईए भी बाइसेक्ट हो रही है, तो आप कहोगे मैम हम कैसे माने डायगोनल ईए बाइसेक्ट हो रही है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, तो हमने समझा डायगोनल बाइसेक्ट हो रही है। ईए कैसे बाइसेक्ट हो रही है, ये ट्रायंगल, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी दो ट्रायंगल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कि डायगोनल ईए भी बाइसेक्ट हो रही है। एक ट्रायंगल तो मैं ले लेती हूँ, एक ट्रायंगल तो हम ले लेते हैं एम, एक ट्रायंगल तो हम ले लेते हैं एम, एम ओ ई, आप एक तो ले लीजिए एम ओ ई, एक ट्रायंगल तो आप ले लीजिए इस तरह से, एक साइड छोटी है एक बड़ी है, इस तरह से, तो आप ऐसे ले लीजिए, इक्वल नहीं है, एक साइड छोटी है एक बड़ी है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, तो ये एक साइड को लंबी बनाइए और एक को छोटा बनाइए। तो एक ट्रायंगल तो हम ले लेते हैं एम ओ ई, एक ट्रायंगल हमने ले लिया एमओई, और दूसरा ट्रायंगल हमने क्या ले लिया जो कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे
और ये वाली साइड लंबी है और ये वाली साइड छोटी है। तो एक ट्रायंगल हमने ले लिया ये वाला MOA। ये दो ट्रायंगल लेके हम डायगोनल EA को भी बताएंगे कि ये भी बाइसेक्ट हो रही है। कौन कौन से दो ट्रायंगल लिए हैं मैंने आपको बता देती हूँ अच्छे से। एक तो मैंने ट्रायंगल लिया है MOE ये ट्रायंगल लिया है। दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया है MOA। ये दो ट्रायंगल हमने लिए हैं। ये दो ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं MOE और MOA। तो MOE और MOA ये दो ट्रायंगल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल पे आप ध्यान दीजिए। इन दोनों ट्रायंगल में तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल MOE एंड ट्रायंगल MOA। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल MOE एंड ट्रायंगल MOA। हम क्या देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए हम देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल में कि साइड EM जो है वो साइड MA के इक्वल है। तो ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। और आप क्या देख रहे हैं भाई इन दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे कि जो एंगल A है एंगल A जो है वो एंगल E के इक्वल है क्योंकि रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो इसका जो एंगल A है इसके एंगल E के इक्वल है। इस डायगोनल पे ही तो दो एंगल बने तो एक एंगल ये है एक एंगल ये है। ये दोनों ट्रायंगल हमने लिए हैं ये वाला और ये वाला। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल है ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है एंगल साइड एंगल कंडीशन बन रही है दोनों ट्रायंगल में कि भाई हम क्या देख रहे हैं एंगल A तो एंगल E के इक्वल है। साइड आपकी ME जो है साइड MA के इक्वल है और एंगल A जो है M जो है वो दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल जो A है एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल E के। एंगल A है जो इक्वल है एंगल E के। क्यों कह रहे हैं दोनों इक्वल है अपोजिट एंगल इक्वल्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ रोम्बस। रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसलिए एंगल A एंगल E के इक्वल है। अच्छा साइड ME जो है वो साइड ME के इक्वल है। साइड MA जो है वह इक्वल है साइड ME के। साइड MA साइड ME के इक्वल है क्योंकि ऑल साइड इक्वल इन अ रोम्बस। ऑल साइड्स ये सब लिखना पड़ेगा आपको ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है। अच्छा एंगल M कॉमन है दोनों में। एंगल M क्या है कॉमन है दोनों में। एंगल M क्या है एंगल M कॉमन तो नहीं कह सकते हम एंगल M कॉमन ही है। इसमें भी ये भी एंगल M है ये भी एंगल M है। तो एंगल M क्या है कॉमन है। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट एंगल। बाइसेक्ट एंगल इन अ रोम्बस। अब ये सारी कंडीशन हमें मिल गई तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल हम क्या कह पा रहे हैं हम कह पा रहे हैं कि ट्रायंगल MOE जो है वह कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल MOE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल MOA के। कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट है एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल कंडीशन बन रही है।
अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम क्या कह सकते हैं, साइड ईओ और साइड ओए भी इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइड ईओ इक्वल है साइड ओए के। और इससे क्या पता पड़ता है, ईओ प्लस ओए कितना क्या बन जाएगा, ईए बन जाएगा, इक्वल ईए। तो इससे क्या पता पड़ता है, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल ईए बाइसेक्टेड। तो यहाँ पे हमने क्या-क्या पढ़ लिया रोम्बस के लिए कि भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं और दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट हो रही होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पूछा है कि व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल ऑफ रोम्बस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो द डायगोनल ऑफ रोम्बस एट देयर द, तो हम यहाँ लिख सकते हैं the angles 90 degree angles formed by the diagonal of a rhombus at their point of intersection। तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, बोल रही हूँ आप सुनिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे लिखिए 90 डिग्री एंगल्स, 90 डिग्री एंगल, आई होप आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री एंगल या फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फॉर्म्ड formed by the diagonal of a rhombus at their point of intersection। तो 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रोम्बस जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब हम क्या करते हैं, रोम्बस तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे से। अब हम हमारे वीडियो के लास्ट में रोम्बस की प्रॉपर्टी भी अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को खत्म कर देंगे। रोम्बस की प्रॉपर्टी समझने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जिस तरह से मैं आपको क्लास 6, 7th, 8th की मैथ्स पढ़ा रही हूँ, उसी तरह से मैंने क्लास 6, 7th, 8th की इंग्लिश, ग्रामर और साइंस के कुछ चैप्टर्स के वीडियो बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। अब हम रोम्बस की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमने रोम्बस अच्छे से पढ़ ही लिया है, समझ लिया है, फटाफट प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कि हमने जो पढ़ा है वही लिखा है यहाँ पे या कुछ और लिखा है। ऑल द साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल टू ईच अदर। आपको पता है रोम्बस में ऑल साइड जो होती हैं वह इक्वल होती हैं। द अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर पैरेलल टू ईच अदर। रोम्बस में अपोजिट साइड जो होती है वह क्या होती है, पैरेलल होती हैं। हम पढ़ चुके हैं रोम्बस में अपोजिट साइड पैरेलल होती है। In a rhombus, the adjacent angle add up to 180 degree and opposite angle are equal। एक रोम्बस में एडजेसेंट एंगल जो होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री। एडजेसेंट का मतलब होता है आमने सामने। अब इस एंगल के सामने ये एंगल है तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। इसके सामने ये है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री और इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री और इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है रोम्बस में। और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। आपको पता है रोम्बस की डायगोनल बाइसेक्ट होती है। इस डायगोनल का ये पार्ट और ये पार्ट बाइसेक्ट हो रहा होगा, इस डायगोनल का ये पार्ट और ये पार्ट बाइसेक्ट हो रहा होगा, लेकिन दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो हो सकता है ये 15 सेंटीमीटर की हो। क्लियर हुआ। द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल। और रोम्बस की जो डायगोनल है वो एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। ये जो डायगोनल है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो एंगल बन गए, या इस डायगोनल ने यहाँ पे दो एंगल बना दिए, एक एंगल ये, एक एंगल ये।
तो ये एंगल भी बाइसेक्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पे भी ये एंगल बाइसेक्ट है, यहाँ पे भी ये जो 2 एंगल बन रहे हैं, ये बाइसेक्ट हो रहे होते हैं। क्लियर? डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और जब ये डायगोनल इंटरसेक्ट होती है तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनते हैं ये सब भी 90 डिग्री के होते हैं। हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। तो यहाँ पे हमने रोम्बस को पूरी तरह से पढ़ा। आपकी बुक में रोम्बस से रिलेटेड जो भी टॉपिक दिए गए थे वह सब मैंने अच्छे से आपको बताया है। किसी भी पार्ट को हमने स्किप नहीं किया है। आई होप रोम्बस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ फिगर इट आउट पेज नंबर 102 फिगर इट आउट करेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मोटिवेट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।